वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मुसल्लह अफवाज कौम की पुरअज़्म हमायत के साथ तमाम खतरात से निमटने की सलाहियत रखती हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नारोवाल और सियालकोट का दौरा किया। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर गुजरावाला और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एलिवेशन ने इनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया है। इन्हें मशक के मकासद और इनकात के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी हिमायत से मादरे वतन की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तियारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। ISPR के मुताबिक इन ऑपरेशंस को दुश्मन की मौसूलात में खलल डालने और जदीद मैदान जंग के माहौल में गलत मालूमात की हिकमत अमलियों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया है। इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई कि रवां साल अक्टूबर तक 7,984 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 206 दहशतगर्द हलाक किए गए। सोशल मीडिया पर कल अदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामिया इकदाम का फैसला करते हुए कहा गया कि PTA के ताउन से दहशतगर्दों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। आइंदा इजलास में PTA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के हुकाम को मौसर मैकेनिज्म पेश करने की हिदायत की गई। इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुलिस फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी को मजबूत किया जाएगा। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तकरीर से मुतालिक जुडिशल कमीशन का एक और इजलास 14 दिसंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट जराये के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए नामजद करदा 7 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए। दूसरी जानिब इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तकरीर पर गौर किया जाएगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस के लिए नामजद करदा 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मुकदमात की समाअत के लिए आईनी बेंच तश्कील देने के सिलसिले में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी 6 दिसंबर को तलब कर रखा है। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस की तकरीर के लिए इजलास शेड्यूल है। इस इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर भी एजेंडे में शामिल है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें सियासी मामलात पर गौर किया गया। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें वफाकी हुकूमत के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ात और सियासी मामलात पर गौर किया गया। पॉलिसी और कानून साजी के मामलात पर बरवक्त मुशावरत का फुकदान, वादों पर अमल दरामद में नाकामी को हल करने के लिए अहम रुकावटों की निशानदही की गई। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाज़ मामलात पर वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 47 अहम मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ATC रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में PTI के 47 रहनुमाओं और कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने जिन मुल्ज़िमान की गिरफ्तार वारंट जारी किए इनमें अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल, राजा बशारत और बिलाल एजाज चट्ठा शामिल हैं। मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए जिनके खिलाफ GHQ हमले का मुकदमा थाना आर बाजार में दर्ज है। मुकदमे में मुल्ज़िमान पर तोड़ फोड़, जलाओ घिराव, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध ने थर के कोयले को मुल्क में बिजली का सबसे सस्ता तरीन जरिया करार दे दिया। मुराद अली शाह ने थर कोल एनर्जी बोर्ड के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि थर के कोयले से सस्ती तरीन बिजली पैदा की जा रही है। तकसीम की रुकावटों के बायस सस्ती बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही। वफाकी और सिंध हुकूमत मुल्क में बिजली की लागत कम करने के लिए थर में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि थर 3,640 मेगावाट बिजली पैदा करके मुल्क का सबसे कम लागत तवानाई का जरिया बन गया है। थर से 60 लाख घरानों को बिजली की सप्लाई हो रही है। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन फ़खर आलम ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जाम शोरो, थल और साहिवाल कोल पावर प्लांट्स को थरकोल पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया। पावर डिवीजन तीनों प्रोजेक्ट की स्टडी करवा रहे हैं ताकि थरकोल पर ट्रांसफर हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी क़यादत ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरीम नियाज़ भट्टू और उनकी तर्जुमान मिशाल यूसुफ़ज़ई के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान की तरफ से जो बयान आ रहा है इस पर पार्टी क़यादत के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI के कुछ लोगों के ताने बाने एजेंसियों के साबिक कारिंदों से मिलते हैं जो पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं। जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उससे क़यादत में बहुत मायूसी और बेबसी फैल रही है। हर वक्त के ताने, शिकवे और इल्ज़ामात लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। शेर अफजल मरवत का मजीद कहना था कि इन बयानात पर बानी PTI को मुदाखलत करनी चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। कासिम सूरी ने जो बातें की ये वक्त उन बातों का नहीं है। हमें डरने की बजाय फौरी तौर पर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी और दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए था।
खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सियासत का नाम जलाओ घिराओ नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैरूनी ताकतें चाहती हैं पाकिस्तान में नफरत और तकसीम पैदा की जाए। हमने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। हमें इस वक्त मुतहद होने की ज़रूरत है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाना चाहिए। कराची में अमन अमान की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमत IMF प्रोग्राम के पहले जायजे में 3 बड़े अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। नेट टैक्स रेवेन्यू, तालीम और सेहत के अखराजात के लिए तयशुदा हदफ और मकामी करेंसी डेबिट सिक्योरिटी की मैच्योरिटी हासिल नहीं की जा सकी। 2 अरब 652 अरब का टैक्स रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ। 85 अरब का शॉर्टफॉल और 22 इंफ्रास्ट्रक्चर बेंचमार्क पर जुलाई 2025 तक अमल दरामद होगा। IMF ने पाकिस्तान को प्रोग्राम के 22 इंफ्रास्ट्रक्चर बेंचमार्क दिए जिनको हासिल करना है। इनमें से 18 वफाकी हुकूमत और 4 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका हैं। दस्तावेजात के मुताबिक दिसंबर 2024 के आखिरी तक IMF के साथ तयशुदा अहदाफ से 3 अहम अहदाफ हासिल नहीं हुए, जिनमें पाकिस्तान को 2 अरब 652 रुपए का नेट टैक्स रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ और 85 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। दूसरी जानिब मुल्क में इंटरनेट का जारी बहरान, सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास तलब कर लिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास 5 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस होगा। चेयरमैन पलविशा खान सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास की सदारत करेगी। इजलास में इंटरनेट की सुस्त रवी और इससे होने वाले नुकसान का जायजा लिया जाएगा। वजारत IT इंटरनेट की सुस्त रवी के बायस गुज़िश्ता 6 माह के दौरान IT सेक्टर को पहुंचने वाले नुकसान पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में सेक्रेटरी IT वजारतें के मुख्तलिफ बजट और अखराजात पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी बंद होने के बाद अखराजात में कमी करने के लिए मुल्क भर में 446 यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ज़राए के मुताबिक मजीद 500 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर भी गौर किया जा रहा है। ताहम स्टोर्स की बंदिश के बावजूद किसी मुलजिम को नहीं निकाला जाएगा। ज़राए के मुताबिक सिर्फ इन यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जाएगा जो खस्ता हाल जा रहे थे। मुल्क के दही इलाकों में कायम ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश की जद में आए हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की मजमूई तादाद 3,982 है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए तखफीफ पोलियो ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो वायरस के मजीद 3 केसेस की तस्दीक हो गई। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 59 हो गई। नेशनल ECO के मुताबिक पोलियो के नए केसेस DI खां, कराची और कश्मीर से रिपोर्ट हुए। ESO का कहना है कि DI खां से अब तक 8 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। कराची के जिला के माड़ी से रवां साल अब तक 3 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल ECO के मुताबिक कश्मीर में रवां साल पोलियो का ये पहला केस सामने आया। रवां साल बलूचिस्तान से 26 और खैबर पख्तूनख्वा से 16 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल सिंध से 15 अरब और पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, इसराइली फोर्सेस के जनूबी और शुमाली इलाकों पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले जारी। 24 घंटों में 47 अफराद शहीद और 108 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जबालिया और जनूब में अलबसान अल कबीरा पर हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनबीन में इसराइली फौज की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 12 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि गजा में शोधा की मजमूई तादाद 44,466 हो गई जबकि 1,05,358 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी माहदे के बावजूद भी इसराइल के लबनान पर हमले जारी हैं, जबकि हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले जंगबंदी माहदे के बावजूद इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर माहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगाते हुए हमले कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से जनूबी लबनान में जंगबंदी माहदे की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के बाद हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर जवाबी हमला किया, जिसका जवाब अब इसराइल ने लबनान में बमबारी की सूरत में दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से लबनान पर की गई ताज़ा बमबारी में 11 लबनानी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुई। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहदा गुज़िश्ता माह हुआ था, जो 27 नवंबर से नाफिजुल अमल हुआ था। अमरीका ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को मुज़ाहिरीन के साथ एहतराम से निपटना चाहिए। हिंदुस्तानी हम मनसब के साथ सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बात हुई। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने डोनाल्ड ट्रंप की नामजद काबीना के अरकान को धमकियां मिलने के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। इन्होंने कहा कि अमरीका शाम में सियासी अमल के जरिए खाना जंगी का खात्मा चाहता है। मैथ्यू मिलर का मजीद कहना था कि ईरान इराक से जंगजुओं के जरिए शामी सदर की हिमायत कर रहा है। लुबनान जंगबंदी को अमरीका और फ्रांस मॉनिटर कर रहे हैं।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अक्टूबर के इसराइली यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइली यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ मुजालिम के मुर्तकिब हुए उन्हें उसकी कीमत चुकाना होगी। डोनाल्ड ट्रंप का अपने बयान में मजीद कहना था कि जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। हमास का कहना है कि गजा में इसराइल की 14 माह की जंगबंदी में 33 यरगमाली हलाक, कुछ लापता हो चुके। गैर मुल्की खैर एजेंसी के मुताबिक गजा में यरगमालियों से मुतालिक हमास का बयान सामने आया। हमास ने कहा कि इसराइल अपनी अमकाना जंगबंदी से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। इन्होंने कहा इसराइल को यरगमालियों के लिए जो कुछ करना है कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में नामालूम मुल्जिम घर में तेजधार आले से एक शख्स को कत्ल करके फरार हो गया। मकतूल सिविल इंजीनियर था। जौहर मोड़ के करीब फ्लैट में नामालूम मुल्जिम ने एक शख्स को तेजधार आले से कत्ल किया और फरार हो गया। वाकया के वक्त मकतूल की बीवी भी घर पर मौजूद थी। मियां बीवी फ्लैट में अकेले रहते थे। इनकी शादी को कुछ अरसा ही हुआ था। मकतूल सिविल इंजीनियर था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने मकतूल से कुछ देर बात की और फिर तेजधार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ने फ्लैट के दाखिली रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मशकूक शख्स की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। पुलिस की जानिब से मकतूल की बीवी से भी तफ्तीश की जा रही है। और अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। लाहौर से डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान के अहकामात पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम भट्टी। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ एसपी इकबाल रीजन में और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अहमद साहब। हम इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि खुली कचहरी लगाने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। खुली कचहरी बेसिकली चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि ऑफिसर्स वैसे तो हर टाइम पुलिस स्टेशन 24 आवर्स ओपन है, अवेलेबल हैं। डीएसपी साहिबान, एसपी साहिबान और सारे ऑफिसर्स जो हैं वो अपने ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। लेकिन पर्पस ये होता है कि ऑफिसर्स खुद पब्लिक के पास चल के जाएं और उसमें जो है वो उनसे उनके मसाइल पूछे जाएं। एक कम्युनिटी पुलिसिंग का एक तरीक़ेकार है कि लोगों से मिला जाए, उनसे मिलजुल के उनकी बात ज़रा विदाउट एनी हेजिटेशन वो हमें एक्सप्लेन कर सकें। तो फ्राइडेज़ का जो नॉर्मली डे होता है उसमें गैदरिंग मसाजिद में बेहतर होती है। तो वहाँ पे सारे ऑफिसर्स भी, डीआईजी साहब भी, एसपी साहिबान भी, डीएसपी साहिबान भी, एसएचओज भी अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने जुरिसडिक्शन में गए खुली कचहरी वहाँ पे करते हैं और वहाँ पे लोगों के मसाइल सुनते हैं। और जो पुलिस होते हैं उनको इस टाइम ही जो है वो सारे स्टाफ को जो है वो डेलीगेट किया जाता है या उनको टास्किंग की जाती है और उसके बाद फिर उनसे फर्दर फॉलोअप लिया जाता है। उसके अलावा डेली बेसिस पे भी हमारी खुली कचहरी ऑफिस में भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मेरा ऑफिस वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है और मेरी वैसी एक आदत है कि वो ज़्यादा कंप्लेनेंट्स को सुनना। तो वो डेली बेसिस पे मेरे ऑफिस में खुली कचहरी एक ऑफिस में हो रही होती है। सारे कंप्लेनेंट्स इकट्ठे होते हैं और हर किसी का एक मामला सुन के आगे फिर उनकी टास्किंग और उनको किस तरह रिजॉल्व करना है वो हम सारा डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके पास सबसे ज्यादा किस चीज की ज्यादा कंप्लेन आती है? कंप्लेंट्स जो है वो ऑब्वियसली एक सिटी का एरिया, एक मेन अर्बन सारी सेटिंग है। मुल्तान रोड वाली साइड है, इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड है, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, मून मार्केट, क्राइम जो करीम मार्केट है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रीट क्राइम है। अल्लाह के फजलो करम से काफ़ी 50% तकरीबन या इससे ज़्यादा हमारा क्राइम भी कंट्रोल हुआ है लास्ट ईयर की में के साथ अगर कंपैरिजन कर लें। क्राइम अगेंस्ट पर्सन काफ़ी कम है। बहुत कम ही होता है कि कोई मर्डर की या अटेम्प्ट टू मर्डर की कॉल आए या उस पर कोई इस तरह हो। और वो जितने भी हमारे लास्ट 2-3 मंथ्स में हुए हैं इस तरह के क्राइम अगेंस्ट पर्सन, वो हमने फॉरन ट्रेस किए हैं और ब्लाइंड मर्डर्स भी उसमें ट्रेस हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में रॉबरी है और डिकॉइटी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं हुई मेरे लास्ट 3-4 मंथ्स में। रॉबरीज कुछ ना कुछ हैं जो गन पॉइंट पे इस तरह वारदातें होती हैं, वो भी काफ़ी 50% रिडक्शन उसमें आ चुकी है। और साथ साथ गैंग्स ट्रेस होते जाते हैं और डिटेक्शन भी साथ साथ होती जाती है, बंदे अरेस्ट होते रहते हैं जितने भी एक्यूज्ड हैं। तो काफ़ी बेहतरी है। नारकोटिक्स में थोड़ा सा एक शिकायत आती है, उस पर काफ़ी काम चलता रहता है। जहाँ जहाँ पे भी ड्रगीज हैं, नारकोटिक डीलर्स हैं, पेडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन सब पे कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। सारी हमारी जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है उस पर हम काम करते रहते हैं। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं कि जुराइम तो चाहे छोटा भी हो तो जुराइम जुराइम होता है। हमने शेराकोट जाके एक प्रोग्राम हमने किया था, 15 पे कॉल की है। तकरीबन आप कहते हैं कि 5 से 10 मिनट जो है ना एसएचओ वगैरह या जो भी पास करीबी होगा ना वो 15 की कॉल पे चला जाता है, लेकिन हमें पौना घंटा हमें वहाँ पे ना वेट करवा
وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 15 کی کال کس لیول کی ہے. اگر کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی ہے, کوئی رابری کی کال ہے, کوئی ڈکوئٹی کی کال ہے, کوئی موٹر سائیکل تھیفٹ کی کال ہے, یا اور اس طرح کی کار کی کوئی وہیکل تھیفٹ کی کال ہے, تو اس پہ تو 5 to 7 منٹس کی جو ہے رسپانس ٹائم ہوتا ہے, اور کافی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو انشور کروایا جائے. بعض اوقات جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, کوئی آفیسز میں کچھ پریزنٹ ہوتے ہیں, گاڑی بھی ایک ہی ہوتی ہے, علاقہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے, تو اس میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن ہم ساتھ ساتھ جہاں پہ بھی رسپانس ٹائم میں ڈیلے کہیں آ رہا ہو تو ہم فوراً اس پہ ڈپارٹمنٹل ایکشن لیتے ہیں کہ جو بھی اے ایس آئی موبائل آفیسر باہر تھا وہ کیوں ٹائم پہ نہیں پہنچا. تو تقریباً ہمارا رسپانس ٹائم جو ہے وہ میں نے کل ہی چیک کیا 93% 94% آ رہا تھا, کہ جو مطلب جو اسٹیپولیٹڈ ہے 5 to 7 منٹس اسی میں ہو رہا ہے. کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ کمی بیشی آتی ہے تو اس کو ہم ریکٹیفائی کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. جی یہ تو ایس پی اقبال ٹون ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں, اور ایس ایچ او اور ڈی ایس پی وغیرہ اپنے اپنے علاقے میں کھلی کچہری لگا رہے ہیں. گوہر گروپ آف کمپنیز FPCCI کے سابق سینئر نائب صدر اور سابق چیئرمین آباد محمد حنیف گوہر نے کہا کہ آج سے 16 سال پہلے کراچی کی عوام کے لیے بہترین فلائٹ سروس ایئر لائن دینے کا خواب دیکھا تھا. آج الحمدللہ رب العزت نے وہ خواب ایئر کراچی کی صورت میں پورا کر دیا. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے چیف رپورٹر فرحان ہاشمی سے. جی آج ہم موجود ہیں حنیف گوہر صاحب جو سابق چیئرمین آباد اور سینئر نائب صدر رہ چکے ہیں FPCCI, ان کے آفس میں موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے کراچی ایئر کے نام سے انہوں نے ایک کمپنی لانچ کری ہے ایئر لائن کی. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کیا ضرورت پڑی اور کیا انہوں نے دیکھا کہ ایئر لائن کی فیلڈ میں ان کو آنا پڑا, جبکہ ان کی فیلڈ بالکل الگ ہے. ایز اے بلڈر ہیں وہ, کنسٹرکشن کمپنی سے ان کا تعلق ہے. تو آئیے ان سے تاثرات لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فرحان صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی ٹیم میرے آفس تشریف لے کر آئی, اور آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بتایا کہ کیوں اس کی قسم کی پیش آئی ایئر لائن بنانے کی, اور آپ کے بھی ذہن میں صرف یہی ہے, اور میرے خیال میں کافی آپ جیسے دوستوں کے ذہن میں یہی ہے کہ میرا تعلق صرف کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہے. میں آج وہ کلیئر کر دوں کہ میرا تعلق بالکل صرف کنسٹرکشن انڈسٹری سے نہیں ہے. میں گوہر گروپ آف کمپنیز کا چیئرمین ہوں. جب گروپ آف کمپنیز ہیں تو میری کمپنیاں, میرے اس ٹائم میں 12 کام کر رہا ہوں, ماشاءاللہ 1 درجن کام کر رہا ہوں, جس کے اندر میں آئی ٹی کی میری کمپنی ہے, آئی ٹی میں میں کام کر رہا ہوں, مارکیٹنگ میں میں کام کر رہا ہوں, آئل اینڈ گیس کے اندر میں کام کر رہا ہوں, ہاسپٹلٹی میں میں کام کر رہا ہوں, اسکول سسٹم کے اندر میں کام کر رہا ہوں, لینڈ پریکیورمنٹ کے اندر میں کام کر رہا ہوں, مائن اینڈ منرلس کے اندر میں کام کر رہا ہوں. تو اس طرح سے میرے ماشاءاللہ کافی سارے میں کاموں میں آلریڈی انوالوڈ ہوں. اور اسی طرح سے کافی عرصے کا ایک میرا پرانا کو 15-17 سال پہلے میرا خواب تھا کہ میں نے ایک ایئر لائن بنانی ہے, جس کا پہلے میں نے رجسٹرڈ کرائی تھی آج سے 17 سال پہلے ایئر 7 ایویشن کے نام سے. تو وہ میری کمپنی آج بھی موجود ہے, اس پر میں اب دوسرے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ اب جب میری ایئر وائس مارشل عمران ماجد صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کی بھی سوچ یہ تھی کہ ایئر لائن بنانی چاہیے, میری بھی پرانی سوچ یہ تھی. تو اس سوچ کو ہم نے سوچا کہ چلیں ہم کراچی کے لوگوں کے نام کے لیے اور اپنی رسپیکٹ کے لیے ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے کراچی کے لوگوں کی عزت بنے اور ہماری بھی عزت بنے اور ہم بھی اپنے ملک کے لیے کوئی کام کر سکیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا, اور کراچی کے تمام بڑے لوگوں نے ہمارے لبیک کا ہماری اس آئیڈیا کو بائی کیا, اور سب کے سب بڑے نوٹیبلز نام ہمارے ساتھ جڑ گئے, اور الحمدللہ اب زور و شور سے کراچی ایئر کا کام شروع ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کو ہواؤں میں نظر آئے گا. سر یہ بنوائیے گا کہ کراچی ایئر جو ہے ڈومیسٹک ہے یا انٹرنیشنل فلائٹ؟ دیکھیں جو پاکستان کی ایویشن پالیسی ہے اس کا یہ قانون ہے کہ 1 سال تک آپ کو ڈومیسٹک فلائی کرنا ہوتا ہے, اور اس کی پالیسی ہے کہ آپ کو منیمم 3 جہازوں سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے. تو جو پالیسی گورنمنٹ کی اس وقت ہے اسی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 3 جہازوں سے اور 1 سال تک ڈومیسٹک چلائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم فوری طور پہ اپنے جہاز ہم تقریباً 4 سے 8 جہاز ہم مزید ایڈ کریں گے, اور اس کے بعد ایڈ کرنے کے بعد ہم جو مختلف روٹس ہمیں ملیں گے انشاءاللہ ہم ان روٹس پر انٹرنیشنلی جائیں گے. جیسے آج کل جو فیئر ہیں بہت زیادہ ہیں, تو اس میں کوئی ڈفرینس ہوگا, کوئی پبلک کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو ڈفرینس کریٹ کریں اور کراچی کے لوگوں کو جو تو کو خاص فائدہ پہنچائیں. اچھا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہم سوال کرتے ہیں, کراچی کے جو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جو مسائل ہیں درپیش اس وقت, جو گورنمنٹ نے جاری کوئی فیور دیں لیکن ابھی تک کوئی فیور دی نہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے, تو اس پہ کچھ کیا کہیں گے؟ کنسٹرکشن فیلڈ اس وقت بہت زیادہ بری حالت میں. دیکھیں جہاں تک آپ اوور آل اکانومی کی آپ بات کرتے ہیں,
اور اس پہ خاص طور پہ آپ کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو کنسٹرکشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم ٹیکسز کی بھرمار ہے اور لوگوں کی بائنگ پاور نہیں ہے اس وقت. جب تک بائنگ پاور نہیں ہوگی تو کنسٹرکشن کا کام نہیں چلے گا. تو لوگ اپنے چولہا جلانے کے لیے کچن کے لیے پریشان ہے جو مڈل کلاس ہے. تو جو ہائر کلاس ہے اور جو ایلیٹ کلاس ہے اور جو اسپیشل جو اوورسیز کلاس ہے, اوورسیز کلاس اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹس نہیں کر رہی ہیں غالباً, اور کنسٹرکشن میں بالکل بھی نہیں کر رہی ہیں. اس کے لیے حکومت کو سوچنا ہوگا, کوئی ایسا لائحہ عمل بنانا پڑے گا کہ وہ جو تو اوورسیز کو کسی طریقے سے اٹریکٹ کریں اور پاکستان کی طرف کھینچ سکیں. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ٹیکسز کی, تو ایف بی آر کی مجبوریاں ہیں کہ ایف بی آر کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں جا چکا ہے. آئی ایم ایف کی جو پروگرام کی جو ڈکٹیشن ہے اس ڈکٹیشن کے مطابق آئی ایم ایف نے اپنے ایف بی آر نے اپنے پروگرام کو ٹیکسز کو لے کے چلنا ہے. جس سیکٹرز کے اندر آئی ایم ایف نے کہا ہوا ہے کہ ایسے سیکٹرز کو جو ہے تو آپ نے امپروو کرنا ہے اور اس کو نیگلیکٹ کرنا ہے, تو غالباً اس وقت ایف بی آر چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسے ٹیکس ریڈکشن نہیں کر پا رہا, حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی ٹیکس ریڈکشن کریں تاکہ یہ انڈسٹری چلے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہماری جس طریقے سے بڑے لیولز پہ بات ہوئی ہے, آرمی چیف صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے, تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو کچھ عرصے میں انشاءاللہ اچھی خوشخبری ملے گی. اور جس طرح اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے, جیسے اسٹاک ایکسچینج جو ہے تو 1 لاکھ سے کراس کر گیا ہے, جیسے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا ہے, جیسے ڈالر جو ہے تو ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالی گریجولی اکانومی جو ہے تو بہتر ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ ٹیکس ریڈکشن ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی. آپ نے آرمی چیف صاحب کا ذکر فرمایا, تو آپ کی بھی ملاقات ہوئی حالیہ میں ان سے بزنس کمیونٹی کی, تو اس میں آپ نے کہا کراچی کو 6 مہینے کے لیے آن کرنا ہے اور اس میں ہم آپ 6 مہینے کا جو بھی ہم بینیفٹ ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو دیتے ہیں گورنمنٹ کو قرضہ اتارنے کے. بالکل جی, ہم نے یک زبان ہو کہ کراچی کے تمام تاجروں نے آرمی چیف صاحب سے یہ کہا, کیونکہ کراچی کی اونرشپ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا کہ آپ کے علم کے اندر ہے, آپ خود کراچی آئٹس ہیں, ہم بھی کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, ہمارا بھی یہ کراچی ہے, تو ہم سب کو درد ہے کراچی کا کہ کراچی کسی طریقے سے ترقی کرے. جب کراچی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. تو ہم نے ضرور یہ کہا ہے کہ کیونکہ جس طریقے سے آرمی چیف صاحب اس وقت پر درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے قرضے ختم کرنے کے لیے, تو اس میں انہیں ہم نے سپورٹ کیا کہ آپ 6 مہینے کے لیے آپ اس کی اونرشپ لے لیں, تاکہ جو ہمیں ناجائز تنگ کیا جاتا ہے یا کاروبار نہیں کیا جاتا یا سڑکیں جو چھوٹی ٹوٹی ہوئی ہیں جگہ جگہ سے, وہ تمام کی تمام آپ اس کی اونرشپ لینے کے بعد بنا دیں. وہ انڈسٹریل سیکٹرز کے اندر تمام سڑکیں, پانی کا جو مافیا ہے پانی کے مافیا کو ختم کر دیں. تو لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں, جو بزنس مین کی, انڈسٹریلسٹ کی, اگر وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو ہم 6 مہینے میں انشاءاللہ جو ملک کے اوپر قرضہ ہے آئی ایم ایف کا وہ ختم کر سکیں گے. کنڈیارو میں ویژن پبلک اسکول نے کنڈیارو میں یوم ثقافتی کے سلسلے میں شاندار آرٹ گیلری کا اہتمام کیا. اس تقریب میں پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کے طلبہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی مختلف خوبصورت تصاویر اور فن پاروں کی نمائش کی. تقریب کا مقصد طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے اور ثقافتی ورثے سے محبت پیدا کرنا تھا. مزید جانتے ہیں آغا وحید گھانگرو کی اس رپورٹ میں. جی, اس وقت میں موجود ہوں کنڈیارو شہر میں, جہاں پہ ایک پرائیویٹ اسکول ویژن پبلک اسکول میں ثقافتی تصویری میلہ لگایا گیا ہے. آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. ایسی ایکٹیویٹی اور بھی یہاں کے کنڈیارو کے اسکول میں ہونی چاہیے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری سندھ کی ثقافت ہے, یہ ہر اسکول میں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں جو بچوں کی محنت بھی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ان بچوں میں کانفیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہوگی. ہمیں چاہیے کہ اور اسکولوں میں بھی یہ کام ہونا چاہیے, جیسے آرٹس وغیرہ بنائیں یا ماڈلس وغیرہ بنائیں سندھ کے حوالے سے, یا کوئی اور دن منایا جائے اسی حوالے سے منائے, یعنی یہ ہماری اچھی ہے. یہ آج ہم سندھ کی ثقافت کے حوالے سے, سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے ویژن پبلک اسکول کنڈیارو میں پروگرام منا رہے ہیں, اور اس میں تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں بچوں نے مختلف جو ہے وہ ہماری سندھ کی ثقافت جو ہے اس کو مینشن کیا ہے, اور بڑی محنت کے ساتھ بڑے لگن کے ساتھ انہوں نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ہمارے کل کا مستقبل ہیں یہ نکھر کے سامنے آئے اور پاکستان اور سندھ کی خدمت کر سکیں. جیاں ویژن پبلک اسکول میں کلچر ڈے مल्हायो वेंदो आहे, हिन साल कुझु असां मुख़्तलिफ़ नमूने सां मल्हायो आहे. हूअं टेबलोज़ वग़ैरह थींदा हुआ, हिन दफ़े असां सक़ाफ़ती तस्वीरी मेलो लॻायो आहे पंहिंजे स्कूल में, त जीअं ॿारनि जी बि थोरी हौसला अफ़ज़ाई थिए ऐं असांजा ज़हन उन जा ख़बर पवनि त कहिड़ो कहिड़ी शइ में होशियारु आहे. ॿारनि तमामु सुठी महिनत कई आहे, तव्हां जेको आहे सो नज़र ईंदो हूंदो. हर ॿार पंहिंजे जेको आहे सो सक़ाफ़त जे हिसाब सां तस्वीरूं ठाहियूं, उहे असां निमाइश लाइ आहियूं. ॿार तमामु पुरजोश हुया, ख़ुशि हुया. तव्हांजी वॾी महिरबानी. जीअं त अॼु
असां सकाफ़ती ॾियार मल्हाए रहिया आहियूं ऐं हिते स्कूल में भरपूर तयारी कई आहे। ॿारनि पंहिंजे हिसाब सां हिते वेही तयारी कई आहे। थोरो घणे उस्तादनि जी ॾिनी आहे, उन्हनि खे हिंट ॾिनी आहे। बाक़ी जेको आहे बाक़ी सभिनि जी तव्हां महिनत ॾिसी सघो था। सभिनी ॿार पंहिंजी दिलचस्पी ॾेखारी आहे। चैनल वारनि जो महिरबानी जो आहे अॼु ऐं असांजे हिन प्रोग्राम में शामिलु थिया। तव्हांजा लख लख महिरबानी। हिकिड़ो सुवाल कयां? जी जी। हीअ जेको अॼोको तव्हां जेको निमाइशी मेलो लॻायो आहे, हूअं त ॾिठो वञे त जेको आहे टेबल वग़ैरह पेश आहे, हीअ कीअं तव्हांखे सोच आई जो तव्हां हीअ निमाइशी में तस्वीरी मेलो अॼु तव्हां मुंहिंजे पंहिंजे स्कूल में? हा, छा आहे जो ॿार जी पढ़ाई में त ॿार इंट्रस्ट ॾेखारनि था, पर हिन में शइ में बि इंट्रस्ट हुजे, ॿारनि जी ख़बर पवंदी त को ॿार हिन तरफ़ घणो रुझान हूंदो आहे ॿारनि जो, कंहिंजो वरी पढ़ाई जे तरफ़ रुझान हूंदो आहे। पोइ असां उन्हनि जे खे ॾिसण जे लाइ हीअ नुमाइश असां सोचियोसीं त नुमाइश रखिजे त उहा बहितर आहे। जंहिं पेरेंट्स पंहिंजे ॿारनि जी महिनत ॾिसनि त असांजे ॿार में केतिरो टैलेंट आहे, इन हिसाब सां पोइ असां सोचे चुकिया आहियूं। गाना वाना त अञा प्रोग्राम त हलंदा पिया, सुभाणे को ॾींहुं बि आहे पिया हलंदा, पर हीअ प्रोग्राम असां मुख़्तलिफ़ कयो आहे त जीअं ॿियनि स्कूलनि में त टेबलोस था थियनि, असां हिते पंहिंजी नुमाइश रखी आहे। असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे जो असां हिन फंक्शन में शामिलु थिया आहियूं ऐं जीअं त असां उस्तादनि जो महिरबानी रहंदासीं। इहे असांजे चैनल आया आहिनि उस्ताद वॾा, माना असांजा वालिद साहब, ॿियनि जा वालिद साहब, ॿिया बि शागिर्द आहिनि, भेनरियूं भाइर सभु हिते गॾु थिया आहियूं। इन जे करे जो असांजो अॼु ही सकाफ़ती ॾियारे जे करे असांजा सभु भाइर ऐं भेनरियूं हिते गॾु थिया आहिनि। महिरबानी। असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं छो त असांजे महिनत रंग रंग में आई आहे। तव्हांजे करे हाणे हीअ असां ॿियनि वटि पहुचाईंदासीं जीअं असांजे स्कूल जी तारीफ़ थी। ॾिसो त हर क़ौम खे पंहिंजी सकाफ़त हूंदी आहे ऐं इहे जेको सकाफ़ती जेके प्रोग्राम आहिनि इहे हर स्कूल में मुंहिंजी त ख़्वाहिश आहे त थियणु घुरिजे, छाकाणि त इन्हनि सां ॿारनि खे ख़बर पवंदी आहे त असांजी सकाफ़त या कल्चर कहिड़ी आहे। ऐं हीअ त विज़न पब्लिक स्कूल कंडियारो वारनि ॾाढो सुठो सिस्टम करायो आहे जो ॿारनि खां इहे जेको आहे सो टेबलोस वग़ैरह कराया अथऊं ऐं ठाहिया अथऊं तस्वीरूं, ऐं हिननि जे ॿारनि जे जेको आहे पेरेंट्स खे बि दावत ॾिनी अथऊं त जीअं अचे ऐं हो बि विज़िट कनि। तंहिंजे करे मां शुक्रगुज़ार आहियां विज़न पब्लिक वारनि जो जंहिं मूंखे दावत ॾिनी आहे ऐं मां हिनखे विज़िट कयो। ॾाढो भलो सिस्टम है, थैंक यू। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत बच्चों की है वो 1 क्लास की बच्चियां हैं और 3 और 7 क्लास की जो बच्चियां हैं उनकी ज़्यादा मेहनत और फोकस हमने देखा है। ये एक ऐसी तस्वीरी मेला लगाया गया है जो कंडियारों की तारीख में पहली मरतबा, वरना आप देखा जाता है तो कहीं नाच गाना और ज़्यादा टेबलों वगैरह ऐसे ही कोई सकाफती मेला लगाया जाता है। इस स्कूल की ये पहली मरतबा तारीख में ये एक तस्वीरी मेला लगाया गया है जहाँ पे हमने मेहनत देखी है बच्चों की और उस्तादों की और इंतजामिया की, हमें देख के बहुत खुशी हुई। अब शामिल करते हैं खेल के मैदान से खबर। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के मामले पर आईसीसी मीटिंग 5 दिसंबर को होगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर शुरू कर दिया। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड फार्मूले को मानने का मशवरा दिया। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी अगले 3 बरस तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। पीसीबी ने आईसीसी को अपनी शराइत पेश कर दी। भारत के जवाब का इंतजार है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी वाजिया कर चुके हैं कि पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। सिलेंडर करना ही था तो आईसीसी और भारत वक्त ना मांगते। एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने दूसरे मैच में मुत्तहदा अरब अमीरात को 59 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में खेले गए मैच में शाहजेब खान ने इवेंट में मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर करते हुए 132 रन की इनिंग खेली, जबकि रियाजुल्लाह ने 106 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 3 विकेट पर 314 रन स्कोर किए। अहदाफ के ताकुब में यूएई की टीम ने 245 रन ही बना सकी। यूएसी 59 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब्दुल सज्जान ने उम्दा बॉलिंग करते हुए 47 रन को 6 विकेटें हासिल की। इस जीत के बाद इस ग्रुप ने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया। और बुलेटिन के आखिर में शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। महकमा मौसमियात की जानिब से आज से कराची का मौसम तब्दील होने की पेशगोई की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे सर्दी में इजाफा होने का इम्कान है। दूसरी जानिब बलाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्तान, लोधरा और खुशाब में बारिश, जबकि डेरा मुराद जमाली के गिरदोनवा के इलाकों में बारिश की भी पेशगोई की गई है।
इधर बलूचिस्तान के जिला दक्की में ज़ालाबारी ने 42 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़ालाबारी से सोलर प्लेटों और दरख्तों को भी शदीद नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।